हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग संविधान के प्रकृति पर चर्चा करते हुए संघात्मक संविधान के लक्षण हमने देखे। उसके पश्चात पिछले वीडियो में एकात्मक संविधान के लक्षण भी हमने कुछ लक्षण जो है तो यहाँ पर देखे। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले देखा था एकात्मक संविधान में एक संविधान, एकहरी नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था, एकीकृत अंकेक्षण व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति एवं उसकी पदच्युति अर्थात उसको पद से हटाना, अखिल भारतीय सेवाएं, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो यहां तक पिछले वीडियो में हम लोग एकात्मक संविधान के लक्षण देख चुके थे। आज हम लोग यहां पर आगे चर्चा करेंगे केंद्र की राज्य को निर्देश देने की शक्ति। यहां पर भारतीय संविधान के अंतर्गत बताया गया है कि केंद्र राज्य के लिए कुछ संवैधानिक निर्देश दे सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी निर्देश, है ना। यहाँ पर केंद्र के द्वारा राज्य को कौन से निर्देश दिए जा सकते हैं? संवैधानिक निर्देश, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, है ना, जिनके संदर्भ में अनुच्छेद 365 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र के द्वारा राज्यों को संवैधानिक निर्देश दिए जा सकते हैं और यदि राज्यों के द्वारा उन संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, यदि केंद्र के द्वारा राज्यों को संवैधानिक निर्देश दिया जाता है और राज्यों के द्वारा उन निर्देशों का, संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है या पालन करने से इनकार कर दिया जाता है ना। दो चीजें होती हैं, या तो निर्देश दिए और सीधे सीधे मना कर दिए कि हम आपके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि केंद्र ने राज्य को निर्देश दिए और राज्य ने इनकार तो नहीं किया लेकिन उन निर्देशों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र के द्वारा यदि राज्यों के लिए कोई संवैधानिक निर्देश दिए जाते हैं और राज्य के द्वारा उन संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है या पालन करने से इनकार कर दिया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। क्या माना जाएगा? कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो क्या होगा, ये जानने के लिए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 356। लेकिन इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 356 पे चर्चा करें, है ना। आपको बता दें कि जो संवैधानिक निर्देश की हम बात कर रहे हैं उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से, है ना, अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो उसके अंतर्गत आते हैं जैसे SC/ST वेलफेयर के लिए निर्देश, है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए निर्देश, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन, है ना, प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए निर्देश, रेलवे के रखरखाव के लिए निर्देश, सैन्य एवं रणनीतिक महत्व के संचार एवं सड़कों, संचार के साधन एवं सड़कों के निर्माण एवं उनके रखरखाव का निर्देश। तो इस प्रकार के कुछ संवैधानिक निर्देश होते हैं
जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत भी किया गया है और समय समय पर संसद के द्वारा इसके संदर्भ में विधि भी निर्मित की जाती रही है। तो ये जो संवैधानिक निर्देश हैं, उन संवैधानिक निर्देशों का राज्यों को पालन करना होता है, जिसके संबंध में अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि केंद्र के द्वारा राज्यों को कोई संवैधानिक निर्देश दिए गए हैं और राज्य जो है ऐसे निर्देश संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करता है या पालन करने से इनकार करता है, तो यह माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और अनुच्छेद 356 क्या कहता है कि यदि राष्ट्रपति का राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अर्थात राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा अन्य किसी भी प्रकार से यदि यहां पर कह रहा है कि राष्ट्रपति का राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अर्थात राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य किसी भी प्रकार से यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, राष्ट्रपति का राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा अर्थात अन्य किसी भी प्रकार से यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि राज्य की समस्त कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाएंगी। राज्य की समस्त विधायी शक्तियां केंद्रीय विधानमंडल अर्थात संसद के पास चली जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यायिक शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, साथ ही साथ एकीकृत न्यायपालिका है। इस पर केंद्र का किसी प्रकार से कोई आधिपत्य या नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, इसलिए न्यायपालिका की शक्तियों पर राष्ट्रपति शासन के दौरान भी किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा कि केंद्र के द्वारा यहां पर राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं, संवैधानिक निर्देश दिए जा सकते हैं और राज्यों को उन संवैधानिक निर्देशों का पालन करना होता है। तो ये भी केंद्र को उच्च शक्ति या कहना चाहिए कि शक्तिशाली बनाता है, शक्ति प्रदान करता है और राज्य यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। तो ये भी एकात्मक संविधान का एक लक्षण है। इसके बाद केंद्र की राज्यों को कार्य सौंपने की शक्ति है। तो केंद्र के द्वारा राज्यों को कार्य सौंपे जा सकते हैं कि यद्यपि वो कार्य केंद्र के हैं, लेकिन कोई कार्य केंद्र नहीं कर पा रहा तो राज्यों को सौंप सकता है कि ये कार्य आपको करना है। और यदि राज्य उस कार्य को नहीं कर रहा है तो केंद्र विधि बना करके भी उसे बाध्य कर सकता है। हालांकि यदि राज्य ऐसे कार्यों को संपादित करता है तो उसका जो खर्चा है वो खर्चा केंद्र के द्वारा दिया जाएगा। यहां पर राज्य को अपनी तरफ से अपनी जेब से पैसा खर्च करके नहीं करना है, अपनी संचित निधि से पैसा खर्च नहीं करना, राज्य की संचित निधि से पैसा नहीं लगाना। इसके लिए पैसा भारत की संचित निधि के माध्यम से केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाएगा। तो यहां पर पैसा तो केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाएगा, लेकिन राज्यों को केंद्र के द्वारा सौंपे गए कृत्यों का संपादन करना है, कार्यों को संपादित करना है। और यदि यहां पर राज्य जो है तो ऐसा नहीं करते हैं तो केंद्र विधि बना करके जो है तो राज्यों को बाध्य कर सकता है। और फिर भी राज्य यदि ऐसे कार्यों को संपादित नहीं करते हैं
तो यहाँ पर अनुच्छेद 365 की स्थिति निर्मित हो जाएगी और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी संभावनाएं निर्मित हो सकती हैं। खैर, तो यहाँ पर केंद्र राज्यों को कार्य सौंप सकता है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधान। तो अनुच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है कि यदि भारत की सीमाओं के बाहर का कोई क्षेत्र भारत में प्रवेश करता है, नए राज्यों का प्रवेश या उनका जो है तो निर्माण, स्थापना, है ना, नए राज्यों का प्रवेश, तो ऐसा क्षेत्र जो कि भारत की सीमाओं के बाहर का क्षेत्र है, उसका यदि भारत में जो है तो उसे शामिल करना है, जैसे आपको याद होगा सिक्किम जो कि एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से पहले उसे सह राज्य का दर्जा दिया गया, बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया गया, जो कि आज हमारे भारत गणराज्य का एक राज्य है, एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन ये भी कभी भूटान के जैसा स्वतंत्र देश हुआ करता था, नेपाल के जैसा स्वतंत्र देश हुआ करता था। इसी प्रकार से और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पुर्तगाल या जो है तो कहना चाहिए कि फ्रांस आदि के जो है तो कब्जे में थे, जिनको जो है 1964 तक या तो कहना चाहिए कि 63-64 तक भी हम लोग जो है तो समय समय पर भारत में सम्मिलित करते रहे। तो ऐसे क्षेत्रों को जो कि भारत की सीमाओं के भाग नहीं है, भारत के जो है तो हिस्सा नहीं है, उन्हें यदि भारत में शामिल करना है तो उसके संबंध में अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है कि उसके लिए किस प्रकार से सम्मिलित किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगी, उसके लिए संसद विधि बना करके प्रावधान करेगी। संसद को अधिकार दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य को तोड़ करके नया राज्य बनाया जा सकता है, किसी भी दो छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला करके, दो छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक नया राज्य, बड़ा राज्य बनाया जा सकता है, किसी भी राज्य की सीमा को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा एकात्मक लक्षण है कि राज्यों को जब चाहे तब केंद्र तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, उसके नाम में बदलाव कर सकता है, उसकी सीमा में बदलाव कर सकता है। तो ये भी एकात्मक संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके बाद अगला है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति, है ना। अभी हम लोग जो है तो चर्चा किए, है ना। तो यहाँ पर जो है तो ये राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है ना, जिसके संदर्भ में सबसे पहले अगर हम देखें तो अनुच्छेद 352 यहाँ पर प्रावधान करता है कि संघ का अर्थात केंद्र का यह दायित्व होगा कि वह राज्यों की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, उन्हें जो है तो सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही साथ केंद्र का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित हो। इसके बाद अनुच्छेद 365 की हमने चर्चा की, जहां पर हमने देखा कि केंद्र राज्य को संवैधानिक निर्देश दे सकता है, और यदि केंद्र के द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का राज्य के द्वारा पालन नहीं किया जाता है या पालन करने से इनकार किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 यहां पर कहता है कि यदि राष्ट्रपति का राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अर्थात राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा मतलब अन्य किसी भी प्रकार से, है ना, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर
जिसमें राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा अर्थात अन्य किसी भी प्रकार से यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि पर्टिकुलर इस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या इस राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाएगी। और उसके परिणाम भी अभी हमने देखे कि जैसे ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राज्य की समस्त कार्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाएंगी और राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट अर्थात अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा। और वहीं पर राज्य समस्त विधायी शक्ति पार्लियामेंट अर्थात केंद्रीय विधानमंडल के पास चली जाएगी, लेकिन न्यायिक शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ हमने यहाँ पर जो है एकात्मक संविधान की जो है तो कहना चाहिए लक्षणों पर चर्चा की। इसके बाद निष्कर्ष रूप में भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है, इसके संदर्भ में हम विभिन्न विद्वानों के मतों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पर जो है तो हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और मैं पुनः कहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल RSP लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।